तो हमारे पास पैतृक ज़मीन बहुत कम थी, मतलब 1 एकड़ ज़मीन थी हमारे पिताजी और पिताजी के पास, और 10 उनके हिस्से थे, है ना, 7 भाई और 3 बहन। तो एक के खाते में थी 10 डिसमिल ज़मीन, मतलब 4000 वर्ग फीट। तो इतना लोगों का घर ही होता है गांव में, है ना, 4000 स्क्वायर फीट का। तो वो ज़मीन तो हमको मिलने से रही नहीं। तो पहली बात तो इतना पढ़ लिख के आप जब टर्न आउट करते हैं, और है ना, और आप इस तरफ खेती के बारे में खास कर आने का सोचें, तो अभी भी हमारे भारत में मानसिकता है कि खेती सबसे घटिया काम है, और जो लोगों को कुछ नहीं आता वो ही खेती करते हैं, जिनको कुछ आता है वो कलाकारी करते हैं या शहर में काम करते हैं। तो इस तरह से जिनको कुछ नहीं आता उनको खेती करना, ऐसे हमारे मन में थॉट्स होते हैं, है ना। और खेती ना करो ऐसे सबके मन में भाव भी है, क्योंकि इसमें फ़ायदा नहीं है, उसका कारण भी है, ठीक है, कि इसमें फ़ायदा नहीं है। तो हर बच्चा जो है ना, किसान का बच्चा हो चाहे कोई का भी बच्चा हो, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है, सोसाइटी में अपना रुतबा तैयार करना चाहता है, तो खेती कोई करना नहीं चाहता। और उस समय पे जब हमने खेती करने का निर्णय लिया, तो ये और भी थोड़ी पुरानी बात हो जाती है, तो उस समय तो और विरोधाभास बहुत ज़्यादा था। लेकिन उन सब विरोधाभास के बीच में हमने 10 डिसमिल ज़मीन किराए से ली, और किराए की भूमि से इस काम को हमने शुरू किया। तो पहले नंबर हमने टमाटर का क्रॉप लगाया, फिर बैगन लगाया, फिर मिर्ची लगाई, बहुत सारी फसलें उगाई, करेले उगाए, तमाम फसलों पर हम लगातार कार्य करते रहे। लेकिन कार्य करते करते 2-3-4 साल के बाद में मुझे ये समझ में आया कि मैं ये जो अनाज पैदा कर रहा हूँ, चाहे वो सब्जियाँ हों चाहे जो भी हो, ये कितने लोगों के लिए होगा और कितने लोगों की इससे सेहत ठीक होगी। अगर यही काम हम और लोगों को बता दें, अब हमारी मजबूरी, क्योंकि हमारे पास ज़मीन तो ज़्यादा है नहीं, 100 एकड़ होती तो 100 एकड़ में पैदा करते, तो शायद ये नहीं सोच पाते, उसमें ही उलझे रहते 100 में। लेकिन 10 डिसमिल ज़मीन किराए से ली, तो बार बार यही दिमाग में आया कि इतने से कम में हम कितने लोगों की हेल्थ ठीक कर पाएंगे, और किसी व्यक्ति विशेष की तो हेल्थ ठीक करनी नहीं है, हमें तो सबकी हेल्थ ठीक करनी है। तो इस भाव से मैंने संकल्प लिया कि अब मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं लोगों को भी बताऊँगा, ठीक है, आपको भी बताऊंगा, सबको बताऊंगा, ताकि इससे और लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके कि ये ऐसे होता है, और लोग भी आ सकें, और लोग भी अनाज पैदा कर सकें, और लोगों को भी अच्छा फूड मिल सके। ऐसे मन में भाव था, और मैंने कार्यशाला करना चालू किया। तो 2013 में मैंने फर्स्ट जो है ना कार्यशाला किया था, उसमें 7 लोग थे, और डेट निश्चित थी 27 और 28 तारीख, और 27 और 28 का एक तभी से जब से शुरू किया, अभी से एक भी प्रोग्राम मिस नहीं किया। कंटिन्यूसली 27 और 28 को एवरी मंथ 2 डेज़ का सेशन होता है। अब वो सेशन उतना कारगर नहीं है, क्योंकि नॉलेज बहुत सारा इकट्ठा हो गया, अनुभव इकट्ठे हो गए, तो 2 दिन में डिलीवर नहीं कर पाते। लेकिन वो शुरू किया तो उस हिसाब से वो उसको चला रहे हैं। तो वो हर महीने 27 और 28 डेट भी फिक्स है, उसका दिन कोई सा भी हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, पर वो डेट को प्रोग्राम होता है। ऐसे करके 27-28 हर महीने प्रोग्राम किए। मैंने 5 साल लगातार अपने जेब के खर्चे से सारे शिविर किए, क्योंकि हमारे मन में ना तो पैसा कमाने की मनसा थी, और ना ही आज भी है, रत्ती भर भी मनसा हमारी परिवर्तित नहीं हुआ। तो हम क्या करते थे, जो भी फार्मिंग से पैसे बनाते थे, वो पैसे हम घर में ना दे के, अपने ऊपर ना खर्चा करके, इकट्ठा ना करके, लोगों को रहने की व्यवस्था, लोगों को खाने की व्यवस्था, इवन लोगों को ट्रैवलिंग की व्यवस्था, इतना तक हम करते थे। और ये सब करते करते मुझे 5 साल गुजर गए। मैंने 33,000 लोगों का रिकॉर्ड बनाया कि इतने लोगों को मैंने ट्रेनिंग दे दी, पता किया कि कितने लोग काम कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है, जो हम फ्यूल जला रहे हैं इससे फ़ायदा क्या हुआ। तो पता चला कि 1000-2000 लोग शुरू कर रहे हैं, बाकी के लोग पिकनिक मनाने के हिसाब से आए और गए, ठीक है। और इसके पहले भी लोगों ने हमको बहुत प्रेस किया कि कोई भी चीज़ आप फ्री में बांटोगे उसका फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और लाइन ज़्यादा होगी और रिस्पांस कम आएगा। तो लेकिन अब भाव हमारा था सेवा का, भाई नहीं ठीक है, लोगों को, सोसाइटी को ज्ञान देना, बांटना है, तो ठीक है, बांटते रहे बांटते रहे बांटते रहे। हमने बहुत पैसे खर्च किए, मतलब अगर हम पैसा इकट्ठा करते तो शायद आज हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन होती। लेकिन हमने वो पैसे इकट्ठा ना करके सोसाइटी में बांटे, हमने लोगों को ट्रैवलिंग की व्यवस्था की, फूडिंग, लॉजिंग सब हम करते थे, सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, सब हमें बाहर से कैरी करना, होटल में लोगों को रुकवाना, लॉजिंग करना, है ना, सब हायर करना, हर चीज़।
तो बहुत पैसे खर्च होते थे। एक एक शिविर में 2 दिन के 20-20, 40-40 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये खर्चा होते थे। और एक शिविर तो फिक्स था और बीच बीच में और रनिंग 2-3 और हो जाया करते थे। तो ऐसे हम लगभग 1-1.5 लाख रुपए प्रति माह खर्चा करते थे। और वो भी कब, जब हम फार्मिंग से कमाते थे उसके बाद खर्चा करते थे। कितना कठिन काम है आप सोचिए, एक तो पैसे बनाना और ऊपर से फिर वापस खर्च करना, बहुत टेढ़ी बात। और ऊपर से घर वालों का ये कि तुम्हें ये नहीं करना, और अगर हमने कुछ किया भी तो ये ऐसे करना, तो मतलब और डबल। तो वो सब भी देखो मैंने झेला। फिर बाद में ये समझ में आया कि मैं अपनी उम्र का 5 साल दे चुका हूँ सोसाइटी के लिए पूरी ताकत से, लेकिन लोग उसका क्या कर रहे हैं, क्या सीरियसनेस समझ रहे हैं, वो क्या नॉलेज का कीमत समझ रहे हैं। कुछ नहीं। लोग, हमारे शहर के लोग, पता चला एक व्यक्ति 10-10 शिविर में रिपीट आ रहा है। और वो इसलिए नहीं आ रहा कि उसको सीखना है। 2-3 बार तो मुझे पता चला इनको पहली बार में क्लियर नहीं हुआ होगा, दूसरी बार इसलिए आए। बाद में पता चला कि केवल ये छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, 2 दिन का फूड खाने के लिए, कि चलो ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। उनके यहाँ पिकनिक के हिसाब से चलें, महीने भर झगड़ा किया घर में, 2 दिन रिलैक्स होने के लिए आ गए। तो ऐसे चल रहा था। पर देखो कुल मिला के बात ये है ना कि ये हम कब तक चलाएंगे और कैसे। और अल्टीमेटली गोल ये है ना कि ये चीज़ें स्प्रेड हों। अगर कोई बचपन से ही ऑर्गेनिक फूड खाएगा तो शायद उसको जीवन में कभी कैंसर ना हो, ये हमारी उपलब्धि है। पर हम ये फ्यूल जला रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा, लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे। तब से फिर हमने हिम्मत करके 50 रुपये का एक कंट्रीब्यूशन चालू किया। ये किया था हमने 2017 अप्रैल से, सब रिकॉर्डेड है। 50 रुपीज़ का एक रसीद बनाया। मैंने कहा कि लोगों का कुछ लग जाए एंड फिर उसके बाद बाकी हम लगाएंगे, ठीक है। तब भी इससे नहीं हुआ। लोग सोचते थे कि यार 50 रुपये में 4 टाइम का खाना, इससे सस्ता तो सरकार भी नहीं दे रही। तो उतने से भी नहीं रुका। फिर धीरे धीरे करके देखो, जो जैसा सिस्टम चलता है ना, आप कितना ही आपके अंदर अच्छा भाव हो, आपको वैसे ही करना पड़ता, नहीं तो ये दुनिया आपको ना चलती है ना चलाने देती है। बात सीधी ये है। तो फिर हमने एक बजट कैलकुलेट किया 2019-20 के आसपास। हमने जितना हमारा ओवरऑल बजट खर्चा होएगा ना, उस बजट पे ही हम लोगों से कहेंगे आप अपनी व्यवस्था कंट्रीब्यूट करिए। नॉलेज मैं आपको देने के लिए आज भी तैयार हूँ, कल भी था। आप नहीं आते तो भी मैं तैयार था। आप जितना हमसे बात करना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी हमारे नॉलेज, टेक्निकल, रिसर्च, एविडेंस जो लेना चाहते हैं, आप वो सब लीजिए। हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता। कोई पहली बार भी हमसे कोई भी PDF मंगाता है, हम रत्ती भर भी संकोच नहीं करते हैं इस बात से कि यार जो है ना, इसको हम शिविर में आएगा तभी देंगे। जब भी कोई व्यक्ति का कोई सहायता के लिए मैसेज आता, हम तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करके वो चीज़ जो हमारे पास हैं, एसेट्स हैं, वो हम तुरंत डिलीवर करते हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि वो ध्येय है हमारा, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं हो सकता। तो लेकिन जो खर्चे हो रहे हैं ना, वो आप उठाइए, बाकी हम करेंगे। ऐसे करके तब से किया। और मैं आपको बता दूं, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, क्योंकि 2020 के बाद फिर वो लॉकडाउन लग गया, तो 2 साल तो उसमें ही गड़बड़ हो गया। पर उसमें बीच बीच में शिविर होते रहे, जब भी मौका मिला। मैंने शिविर लॉकडाउन के दौरान 2500 लोगों के शिविर निपटाए टोटल मिला के, प्रैक्टिकल वाले। 2500 में से लगभग 2200-2300 लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास है जिन्होंने काम शुरू कर दिया। उधर 32,000 लोगों को मेहनत लगाया तो 1000 का रिस्पॉन्स आया, और इधर जो है ना 2500 लोगों पे एनर्जी लगाई तो 2200-2300 लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो ये जो स्ट्रेंथ और पोटेंशियल निकल के आई, इससे देश में परिवर्तन आएगा। तो ऐसे करके ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे 3 पैकेज हैं। नंबर 1 2 डेज़ का जो एक रनिंग में चलता है, वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन बन गया है अब। उसमें ठीक है, हम सारी एक्टिविटीज़ आपको इंट्रोडक्ट ही करा पाते हैं कि देखो हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और इस ढंग से कर रहे हैं। बाकी डीप्थ में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उसके लिए वक्त चाहिए। दूसरा एक 5 डेज़ का सेशन होता है, वो 7 डेज़ और 5 डेज़ लगभग सिमिलर ही हैं, पर 5 डेज़ में थोड़ा यही सब शॉर्ट में हो जाता है, और ठीक है। और 2 टॉपिक हैं जो 7 डेज़ के उसमें नहीं होते। जैसे 5 डेज़ में फूड प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है, ठीक है, 7 डेज़ में फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें कम्प्लीटली हम कैसे अपने प्रोडक्शन को प्रोडक्ट में लेके आ पाएँ, उसको लेकर हम छोटा सा जो भी अभी तक हमने इकट्ठा किया है नॉलेज, वो आपको डिलीवर करते हैं। तो ये चीज़ भी इंक्लूड हो जाती है, बस इतना अंतर है। बाकी दोनों प्रैक्टिकल कैंप हैं, है ना। इसमें प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति को अपने साथ ही प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे अगर हमें कोई मल्टी लेयर का आपको कॉन्सेप्ट समझाना है,
तो हम दिखा के नहीं समझाएंगे। जैसे ताजमहल हो गया, साहब उन्होंने कहा देखो कितना अच्छा है, बोले हाँ बहुत अच्छा है, छू के देख लो, अंदर जाके देख लो, ऊपर नीचे फ़ोटो खींच लो, सब हो गया। अब घर गए तो समझ ही नहीं आ रहा बनाना कैसे इसको, है ना। तो वो काम हम नहीं करते, है ना। हम क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति है, आप हमारे साथ ताजमहल बनाना सीखिए। मैं आपको एक छोटी सी जगह में वो बना के बताऊंगा, और एंड आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर एक स्टेप पता चल जाएगा कि ये कैसे करना है। तो 5-7 दिन में आप इतने परफेक्ट हो जाते हो कि जीरो नॉलेज लेके आते हो, और 7 दिन में आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि यार ये तो मैं कर लूँगा, ये तो हम अपने आदमी से करवा लूँगा। तो ये चीज़ जब आपके हाथ में बिल्डअप होती है, वो एसेट्स है। पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक है, नॉलेज विस्मित हो जाएगा। आप कितने बचपन में हमने क्या क्या सीखा, लेकिन हमें कुछ ही चीज़ें स्मरण में रहती हैं, क्योंकि ये भी तो मेमोरी है ना भाई। हम भरते जाते हैं, फिर पीछे का निकलता जाता है। कुछ चीज़ें ठीक है जो घर कर जाती हैं, वो हमारे दिमाग में रहती हैं। तो नॉलेज आप कितना ही भी गेन कर लो, पढ़ लो, वो भूला जा सकता है। लेकिन एक बार आपने अगर हाथ से कुछ काम किया है, तो कोई ताकत आ जाए आपको भुला नहीं सकती है। आप जिधर पे भी मौका मिलेगा, अगर कोई बैट बल्ला क्रिकेट खेलता है और उसको बल्ला और बॉल मिली ना, तो वो कितने भी उम्र में खेल सकता है, क्योंकि वो उसके कला हाथ में है। तो ये जो कला को ट्रांसफ़र करने का प्रोग्राम है, ये मैंने 2019 से शुरू किया, और तब से केवल एक ही बैच 27 एंड 28 का होता है, बाकी सब प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। पूरे देश में भी हम घूमते हैं तो हर जगह प्रैक्टिकल ही करते हैं। 1 दिन का 2 दिन का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया टोटल, क्योंकि प्रैक्टिकल से जिनको सीरियसली करना है वो आके प्रैक्टिस करें, सीखें, मिट्टी के साथ जुड़ें, इस व्यवस्था को समझें, और प्रकृति को भी बचाएं, समाज को बचाएं, जनरेशन को बचाएं, और अपने आप को भी बचाएं, और 2 पैसे की इनकम भी करें। और जिनको नहीं प्रैक्टिकल समझना, तो वो यूट्यूब काफ़ी है, उतना पर्याप्त है। उसमें तो ठीक है, आप जितना इधर आके देखेंगे वो वही आपको फ़ोटो में दिख जाएगा, इधर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर, है ना। तो ऐसे करके हमने प्रैक्टिकल सेशन चालू किए, एंड अभी तक 80,000 प्लस टोटल फार्मर्स, प्रैक्टिकल विथ ऐसे मिला के 80,000 प्लस फार्मर्स हमारे फार्म पे आके एजुकेट हो चुके हैं। सो बेसिकली इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। टोटल मिला के 10,000 के आसपास लोग देश भर में काम कर रहे हैं। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। और जब मैंने काम किया, तो ये ट्रेनिंग तो एक अपना पार्ट है, पर मैंने इस काम को एक रिसर्च के रूप में, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। एक बुंदेलखंड में कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना। कोई भी चीज़ दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती है, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसको करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम सोचने बैठ जाते हैं तो फिर हम बहुत लंबा सोच लेते हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं तो हम बहुत लंबा नहीं कर पाते हैं। कारण क्योंकि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो जब मैंने फार्मिंग करने का संकल्प लिया, तो मेरे मन में भी था कि अरे ये तो बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, ऐसे ही होगा, केमिकल नहीं डालेंगे और हो जाएगा। जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस पता चले। तो कुछ चैलेंजेस हमारे पास थे और कुछ चैलेंजेस हमने फार्मर्स के गेन किए। लोगों ने हमें बताए, लोगों ने कहा खेतों में घास बहुत होती है, लोगों ने कहा कीड़े बहुत लगते हैं, लोगों ने कहा बाज़ार नहीं मिल पाता है, लोगों ने कहा बीज अच्छे नहीं होते हैं, लोगों ने कहा दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, पेस्टिसाइड का विकल्प नहीं है, खाद का विकल्प नहीं है, वक्त ज़्यादा लगता है, फसल में उपज नहीं आती है, तमाम तरह की बीमारियां फेस करनी पड़ती हैं, कई जगह पे लाइट नहीं होती, कई जगह पे जानवर परेशान करते, कई जगह पे चोरियां होती हैं, लाइक दिस बहुत सारी, मतलब एग्रीकल्चर में कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, और सब प्रॉब्लम एक फार्मर के पास भी नहीं है। किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, तो हम सब अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रॉब्लम से भरा हुआ है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं हमें बताई, और एक समस्या हमारे पास भी थी, ज़मीन नहीं थी। तो कम ज़मीन में कैसे काम करना चाहिए, ये मन में हमेशा से अंदर ही अंदर घूमता रहता था। तो और बाकी लोगों ने प्रॉब्लम्स बताई, तो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए, लोगों को इसके समाधान बताना चाहिए। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग के लिए लोगों के पास जाते थे, तो लोग हमें समस्या बता के भगा देते थे कि तुम्हारे यहाँ तो पानी है, हमारे यहाँ तो पानी नहीं है, तुम्हारी चीज़ यहाँ नहीं चलेगी, है ना। और हिंदुस्तान में एक बीमारी नहीं, आदत है, ये बहुत ज़बरदस्त आदत है। आप गाँव में जाओगे, लोगों के साथ बैठो, अगर उनको आपकी बात नहीं माननी है तो आप चाहे कुछ भी कर लो, वो 50 बहाने बता के आपको निराश करके भगा देंगे, है ना। तो अब हमारी उम्र उस समय क्या हुआ करती थी, अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है। उस समय 17-18 साल की उम्र में जब हम लोगों को बताने जाते थे कि ऐसे हमने टमाटर उगाए, 32 किलो टमाटर निकाले, 15 फीट की हाइट लेके गए, तो लोग सोचते थे कि ये जो है ना कंप्यूटर पे बना के लेके आया है।
और ऊपर से नीचे पहले देखेंगे वो 10 बार, जब तक हम अपनी बात करेंगे तब तक वो देखते ही रहेंगे ऊपर नीचे, है ना। मतलब उनको ये लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और जब हम बताते थे तो उनको एक बात ये भी लगती थी कि इनका अभी क्या उम्र निकला है, बचपन है, ये तो खेलते खाते लोग हैं, है ना। तो वो हमारी बात मानते नहीं थे, तो हम भी ज़बरदस्ती मनवाते थे। आपको मैं बता दूं, मैंने इस लेवल पे काम किया है, शायद आपको इससे कुछ सीखने को मिले। जब हम स्कूलों में जाते थे, मतलब गांव में जाते थे, तो गांव में जाके पहले हम क्या करते थे, लोगों को कन्विंस करते थे। ये नहीं बताते थे कि कोई आपको, और मतलब हम खुद ही आएंगे आपको बताने के लिए। पहले जैसे होता ना मार्केटिंग करना, वो ही करते थे हम। लोगों को जाके पर्चा दिखा दिखा के, फोटो दिखा दिखा के लोगों को कहते थे देखो ये कोई वैज्ञानिक आएंगे, आपको ये तकनीक के बारे में बताएंगे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसे किया। लोगों को कन्विंस कर लेते थे कि हाँ ठीक है चलो, अच्छा देखते हैं कौन आ रहा है ना। गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं, अच्छा चलो देखते हैं कौन आ रहा। तो और फिर जाके अब बिठाएंगे कहाँ इनको, है ना। तो स्कूल में जाते थे और स्कूल में जाके टीचर को कन्विंस करते थे कि कोई शहर से कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक आने वाले हैं और वो कुछ 1 घंटे के लिए आपका हॉल रूम चाहते हैं, आपके क्षेत्र के लोगों को कुछ जानकारी देनी है। तो ऐसे टीचर भी कन्विंस हुआ जाया करते थे। छुट्टी होती थी तो वो उनका जो पियून होता है उनको चाबी कि भाई एक कमरा इनको खोल देना, 1 घंटे बाद बंद कर देना। तो कमरे की चाबी मिल गई और लोगों को कन्विंस कर दिया। अब लोगों को बिठा के और फिर हम लॉक करके प्रोजेक्टर से फिर उनको दिखाया करते थे। इस लेवल पे मैंने काम किया है। तो गांव-गांव जाके ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी बाद में लोग, गांव के लोग हैं भाई, ठीक है, उन्होंने निकाली तम्बाकू, जब लास्ट में हुआ फुक्की मारी और वो जाते हैं। वो सब भी मैंने देखा है आंखों से, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों पे कैसे फ़र्क पड़ता है, सोच का बदलाव कैसे आता है। इतनी आसानी से बदलाव नहीं आता है। कोई भी अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, उसको अपनाने में बहुत समय लगता है। तो इस लेवल पे जाके हमने लोगों को समझाने की कोशिश की, पर हम रुके कभी नहीं, ठीक है। हमेशा लोगों को समझाते रहे और प्रैक्टिकल सेशन किए, हर तरह के शिविर किए, लोगों की समस्याएं को सुना। और जब हम लोगों के पास गए तो उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि ये एन कैन प्रकार से भग जाए जल्दी, हम इसको 50 समस्याएं बता दें। तो हमने लोगों की समस्याओं को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। हमेशा जीवन में याद रखो, कभी भी जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको स्वीकार करो और उसका समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में निरंतर सोचो, आप इनोवेशन कर जाओगे। ऐसे ही इनोवेशन होते हैं। अगर हम समस्या सुन लिए और समस्या को कैरी कर दिए तो समस्या हमेशा बनी रहेगी, उसका समाधान नहीं निकलेगा। तो लोगों ने जो जो भी हमको कहा वो सब हमने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और मन में ये सोचा कि इनके समाधान क्या हो सकते हैं, हम प्रयास करेंगे। तब जाके हमें मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और तैयार किया। और इसके पीछे की जो बेसिक रीढ़ है वो थी हमारी पान की पैतृक फार्मिंग।